Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So Assam SLET 2025 पेपर 1 के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम 2022 के कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इन सभी के आंसर के साथ आपको मैं इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि आसानी से आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं एंड साथ ही कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे बहुत इजीली करेक्ट आंसर्स को आप सभी एग्जाम में आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट्स पेपर 1 की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जिसमें आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके पढ़ाया जाता है। डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपकी रिवीजन भी करवाई जाएगी। एक सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में हम आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे जिसमें हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे आपकी तैयारी और आसान हो जाती है। साथ ही आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप अपने टीचर्स के साथ यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। अपडेटेड मॉक टेस्ट है जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंड इसके लिए न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर लेकर आई हूँ, जिसको ज्वाइन करने के लिए इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। साथ ही स्टूडेंट्स कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में, इसको डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम, दैट इज आसाम स्लेट। जैसे ही आप कंटेंट पर जाओगे आप देखोगे कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ साथ यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। फर्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इज व्हाट। सो देखिए यहाँ पर यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई है। आईसीटी यूनिट से ये क्वेश्चन है एंड आप सभी स्टूडेंट्स ने ये इस तरीके के लिंक्स जरूर देखे भी होंगे, कभी ना कभी अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ भी शेयर जरूर किए होंगे। तो टेक्निकल लैंग्वेज में इस लिंक को यूआरएल कहा जाता है। ओके, सो एग्जाम में यूआरएल की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है जो कि होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, तो जो भी रिसोर्स है उसको लोकेट करने के लिए जो लिंक बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यहाँ पर इसके फुल फॉर्म में या इसके एक एग्जाम्पल में आपको HTTP लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इससे रिलेटेड फुल फॉर्म्स भी एग्जाम में आती हैं। अगला सवाल है अ डिडक्टिव थ्योरी इज वन दैट अलाउज इन्वॉल्व्स यूजेस व्हाट। सो देखिए सिंपल सी चीज है कि आपसे निगमनात्मक सिद्धांत के बारे में पूछा है। ठीक है, सो अ थ्योरी टू अमर्ज आउट ऑफ द डेटा, यानी कि किसी डेटा में से जो थ्योरी डेवलप की जाए उसको डिडक्टिव थ्योरी बोला जाता है। नहीं, टेस्टिंग एंड एक्सप्लिसिटली हाइपोथेसिस डिफाइंड, यानी कि जो परिकल्पना ऑलरेडी हमने डिफाइन की हुई है उसको टेस्ट करना, उसकी जांच करना। थर्ड ऑप्शन है फॉर फाइंडिंग टू फीडबैक इनटू द स्टॉक ऑफ नॉलेज, यानी कि जो भी हमारे पास स्टॉक है नॉलेज का, ज्ञान का भंडार है, उसमें से किसी चीज के फीडबैक को फाइंड आउट करना। अगला है क्वालिटेटिव मेथड व्हेन एवर इज पॉसिबल। सो ये क्वालिटेटिव मेथड है ऐसा बोला गया है। सो देखिए हम लोगों ने डिडक्टिव और इंडक्टिव को डिटेल में पढ़ा था। पहले आती है इंडक्टिव थ्योरी जिसमें कि हम थ्योरी को डेवलप करते हैं। इसमें हम थ्योरी को डेवलप करते हैं एंड जो भी थ्योरी डेवलप की हुई होती है, जो भी नॉलेज हमने इंडक्टिव से इकट्ठा किया होता है, उसको टेस्ट करने की जब बारी आती है तो हम जाते हैं डिडक्टिव थ्योरी की ओर। सो एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सो गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है हमें। रिसर्च गुड रिसर्च इज लॉजिकल, इसमें कहा है कि अच्छा शोध तार्किक होता है। अब देखिए आपने शुरू से ही हमने पढ़ा है कि रिसर्च बोलता है कि आप कितना लॉजिकली सोच सकते हो, कितना एक्टिवली सोच सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको ढूंढनी है। गुड रिसर्च इज एम्पेरिकल, एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन से जुड़ा हुआ है और एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। एक अच्छा रिसर्च तभी होता है जब हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस दोनों को मिलाकर काम करें। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। गुड रिसर्च इज रेप्लीकेबल, यानी कि अनुकरणीय होता है एक अच्छा रिसर्च, और इसमें बोला है इरेप्लीकेबल। रेप्लीकेबल होता है, थोड़ा सा हम ये बोल सकते हैं कि वैल्यूज अगर हमें एक ही टेस्ट को 2 बार करना पड़ जाए, रेप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। सो करेक्ट आंसर है इरेप्लीकेबल, यानी कि नॉट करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ओके, सो इस क्वेश्चन में देखिए पूछा है आईएफएससी इज 11 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड। आईएफएससी कोड आप लोगों ने बैंक में ट्रांजैक्शन की है, ठीक है, वहां पर आईएफएससी कोड मांगा जाता है। इसमें बोला है कि 11 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कि इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं एंड इसमें नंबर्स भी होते हैं। ओके, सो ये है अल्फा न्यूमेरिक कोड। दूसरा है एमआईसीआर, एक 9 डिजिट न्यूमेरिक कोड होता है। एमआईसीआर जो है आपने बैंक्स में कभी चेक देखे होंगे, तो उसमें ये टर्म को यूज किया जाता है। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। पहले देखिए दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, ठीक है। आईएफएससी में 11 कैरेक्टर है, एमआईसीआर में 9 कैरेक्टर है। आईएफएससी की फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, एग्जाम में आ सकता है। एमआईसीआर की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों सही हैं। लेकिन अगर दोनों आपको ऑप्शंस में दिखेंगे तो रिकॉग्निशन पे जाइएगा। ओके, अब देखिए ये है एमआईसीआर। इस तरीके से जो कोड लिखा होता है नीचे, ये एमआईसीआर होता है। और आईएफएससी कोड चेक में यहाँ पर भी लिखा होता है और आपकी पासबुक में भी लिखा हुआ होता है। ओके, आगे है दी नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर 1000 ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच नंबर ऑफ एससी एंड एसटी कैटेगरीज आर व्हाट। सो देखिए 1000 ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट्स को एक स्कॉलरशिप मिलनी थी, जिसमें कि एससी और एसटी कितने स्टूडेंट्स से ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी, ये रैंडम क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में एक दो पूछे जाते हैं। सो इसमें करेक्ट आंसर है 150 एससी स्टूडेंट्स थे और 75 एसटी स्टूडेंट्स थे, बाकी के जनरल स्टूडेंट्स थे। अब लेटेस्ट डेटा की अगर बात करें, ये देखिए जैसे 2022 का सवाल है, तो ये आई थिंक 2021 का डेटा है। लेटेस्ट डेटा में टोटल 2000 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया था, ठीक है, जिसमें से कि 15% स्कॉलरशिप एससी कैटेगरी की थी, ठीक है, 7.5 एसटी कैटेगरी की थी, 27% बैकवर्ड क्लासेस की, 4% जो है वो बाकी के डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व किया गया था। Next is in a lecture session, if the teacher is not able to answer a question of a student, what should be the appropriate action of the teacher? अब देखिए आप मुझसे कुछ सवाल मान लीजिए पूछ रहे हो, मैं उसका आंसर नहीं दे पाई। ऐसे में एक अप्रोप्रिएट आंसर मेरा क्या होना चाहिए? मैं ये तो नहीं बोलूंगी आपको कि मैंने बताया था छोड़ दो ये वो, ऐसे नहीं बोलेंगे। इसमें वही पूछा है कि एज अ टीचर आपको अप्रोप्रिएट आंसर क्या देना चाहिए। He or she should say that he she will often an answer after consultation, कि वो किसी से डिस्कस करने के बाद आपको आंसर बताएंगे। रिब्यूक द स्टूडेंट फॉर डिस्टर्बिंग द क्लास, किसी बच्चे को डांट देना कि आपने क्लास के बीच में सवाल क्यों पूछा, डिस्टर्ब क्यों किया। इमीडिएटली डिस्करेज द स्टूडेंट बाय सेइंग दैट द क्वेश्चन इज रॉन्ग, एकदम से बच्चे को बोल देना कि आप सवाल ही गलत पूछ रहे हो। अपॉलजीज फॉर हिज और हर इग्नोरेंस, अपनी अज्ञानता के लिए उनसे माफी मांग लेना कि भाई माफ कर दो, मुझे इसका आंसर नहीं आता। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? यही होगा कि आप एज अ टीचर बच्चों को ये बोल सकते हो कि अभी मुझे ये कॉन्सेप्ट या ये क्वेश्चन का क्लियर आंसर नहीं पता, मैं डिस्कस करके या चेक करके आप लोगों को बाद में बता दूंगी। तो ये एक बेस्ट आंसर होता है एज अ टीचर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज कंसर्न्ड विद व्हाट। सो देखिए एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट यूनिट से पूछा गया है। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए बनाया गया था? बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग या फिर ओजोन लेयर। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से रिलेटेड होता है। ओके, वैसे ही अगर आप ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो इन दोनों के लिए बनाया गया है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। एंड होमवर्क दे रही हूँ आप लोगों को कि बताइए बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बनाया गया है, कौन सा नियम बनाया गया है। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में जरूर आते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स मैंने पढ़ाए हैं उनको पढ़ लीजिए। नहीं अगर अभी तक वो वीडियोज मिली हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर सारे सेशंस अवेलेबल हैं।
अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन दी सीरीज। सो देखिए इस क्वेश्चन में जहां पर क्वेश्चन मार्क बना है वहां पर कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको ढूंढना है, एंड आपके रेफरेंस के लिए ये वैल्यूज दी गई हैं। तो अब देखिए जो गिवन वैल्यूज होती है ना, उनके बीच में आपको रिलेशनशिप ढूंढना होता है। अब 16 और 25 के बीच में क्या रिलेशन है कि इनमें 9 का डिफरेंस होता है। वैसे ही आपको क्या करना है, 4 और 1 के बीच में फिर रिलेशनशिप ढूंढना है। तो क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में, 3 का डिफरेंस आता है। सो करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the National Curriculum Framework 2005 emphasis on what? So NCF जो था 2005 वो किस चीज पर फोकस रखता था? लर्निंग बाय रोट मेथड यानी कि बच्चों को रट्टा मारना सिखाया जाता था। मेकिंग एग्जामिनेशंस टफ एंड थ्रेटनिंग यानी कि डरावना, खतरनाक और मुश्किल पेपर सेट करना। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड नॉन थ्रेटनिंग यानी कि इजी पेपर बनाना जिसको बच्चे अटेम्प्ट कर सकें और डरावना ना हो, वो खतरनाक ना हो। डिस्कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ठीक है, कि लाइफ जो है स्कूल से बाहर भी है, उस चीज का डिस्कनेक्शन यहाँ पर बताना। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है कि बच्चों के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में ये बोला गया था कि एग्जाम ऐसा हो कि लगभग हर बच्चा एटलीस्ट पास तो हो, कि किसी ने थोड़ा भी पढ़ा हो तो वो पास होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डरावना या खतरनाक पेपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट इंक्लूड चिल्ड्रंस इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड फीलिंग वैल्यूड एंड हियर्ड। एनसीएफ 2005 में यही बोला है कि एज अ टीचर आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक बच्चे का पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट बढ़े, कि वो ऐसा ना समझे कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है क्लास में, आपको हर बच्चे की बात सुननी है। स्कूल एंड करिकुलम मस्ट क्रिएट अ फ्रेंडली क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड मेक द स्टूडेंट्स फील सेफ एंड अप्रिशिएटेड। यानी कि हर बच्चा अगर कुछ गलत भी बोल रहा है तो उनको डांटना नहीं है, प्यार से समझाना है। और स्टूडेंट्स के फिजिकल, मेंटल एंड सोशल ग्रोथ, इन तीनों क्राइटेरिया, इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है। ये सब एनसीएफ में कहा गया था। आई होप स्टूडेंट्स ये सेशन आपको पसंद आ रहे हैं। अभी तक के क्वेश्चंस में अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, एंड अगर चाहते हो कि कंटिन्यू करूं सेशन या आपकी कोई और पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है, कमेंट करके बता दीजिए, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। In our present society where values are deteriorating, the excellent education will be the one that, इसमें कहा है कि हमारे समाज में आपको पता है जहाँ पर मूल्यों को हाथ से हो रहा है, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यूज है उन पर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनको मजाक के तौर पर रखा जा रहा है। तो ऐसे में एक्सीलेंट एजुकेशन वही होगी, कौन सी होगी एक्सीलेंट एजुकेशन, जो समाज में प्रतिस्पर्धा को बढ़ा देती है, कंपटीशन को बढ़ा देती है। वर्क्स फॉर री-एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन एंड कल्चरल वैल्यू यानी कि मानवीय और सांस्कृतिक मूल्यों को जो बढ़ावा देती है। अनेबल्स वन टू अर्न इन एन इजी मैनर, किसी को आसानी से सीखने में मदद करती है। या फिर समाज में सामाजिक परिवर्तन को धीमा कर देता है। सो करेक्ट आंसर बहुत आसान है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, जो कि ह्यूमन और कल्चरल वैल्यूज को भी एस्टैब्लिश करने में मदद करे। ऐसी एजुकेशन अगर स्कूल्स में दी जाएगी तो उसको एक्सीलेंट एजुकेशन माना जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी और बॉडीज आर प्रेजेंट at present involved in accreditation of institutions of higher education। ये क्वेश्चन अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था लाइव क्लास में। सो एक्रेडिएशन देने के लिए कौन कौन सी अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कौन कौन सी बॉडीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। एक तो नैक होती है, NAAC, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, बीटेक और ये सब, उनके क्रेडिट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और यूजीसी भी हमने पढ़ा था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 3। अगला सवाल है आईसीटी से रिलेटेड, एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजिट प्रोग्राम या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो देखिए कभी भी अगर आईसीटी में ऐसी फुल फॉर्म्स पूछी जा रही है और लास्ट में पी होगा तो डायरेक्टली आप प्रोटोकॉल समझ लीजिए। तो ये प्रोग्राम वाले तो गलत हो जाएंगे, प्रोटोकॉल वाला आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी क्या करता है, अगर इंटरनेट के थ्रू हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई भी मैसेज भेज रहे हैं, कोई भी फाइल भेज रहे हैं, कोई भी सॉन्ग वीडियो भेज रहे हैं, तो वो फाइल्स को ट्रांसफर करने का जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एफटीपी करता है।
द फुल फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर डीएनए इज व्हाट? सो डीएनए तो देखो साइंस में टर्म आती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर न्यूज़पेपर के डीएनए की बात की गई है। सो ये है डेली न्यूज एंड एनालिसिस, दैनिक समाचार और उसका विश्लेषण। अगला सवाल है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ISSN इज व्हाट? सो टोटल कितने डिजिट्स ISSN में होते हैं? सो इसमें होते हैं टोटल 8 डिजिट। ये देखिए ISSN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ठीक है। ये 8 डिजिट सीरियल नंबर होता है जो कि किसी भी सीरियल पब्लिकेशन को, मैगजीन, किसी भी मैगजीन में, देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ, कोई भी मैगजीन अगर आप देखते हो, हर एक मैगजीन में 8 डिजिट का एक सीरियल नंबर होता है जो कि उस मैगजीन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, जिसको ISSN कहा जाता है। ये देखिए कोई भी मैगजीन है, कोई भी बुक है, यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखेगा ISSN। अभी भी कोई बुक अगर आपके पास है उसमें चेक कीजिए, ये जरूर आपको मिलेगा ही। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन प्रमोशन ऑफ द कंट्री? कौन सा इनमें से जरूरी नहीं है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, NRCVE एंड जनशाला, ठीक है। ये दोनों आपके ओपन एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। रेडियो भी डिस्टेंस एजुकेशन के लिए है, ज्ञान दर्शन भी है, एकलव्य भी है, लेकिन ये दोनों नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल फॉर मैन बिकॉज, कार्बन मोनोऑक्साइड किसी के लिए हानिकारक क्यों होती है? क्या ये किडनी खराब करती है, हमारे बॉडी का पीएच लेवल बदल देती है? इट कम्पीट्स विद ऑक्सीजन इन ब्लड, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उससे ये कम्पीट करती है, या फिर इट इज कार्किनोजेनिक, यानी कि कैंसरकारी ये होता है। सो करेक्ट आंसर है कि ये हमारी बॉडी के ब्लड से जो जुड़ी हुई चीजें होती है उसको नुकसान पहुंचाती है। अगला है हिकीज बंगाल गैजेट इज ऑल्सो नोन एज, सो ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इट इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कैलकटा जनरल एडवर्टाइजर, ठीक है। ये क्या है? इनको हम जेम्स ऑगस्टस हिकी है इनका पूरा नाम, जो कि बंगाल से थे। ये आपके इंडियन फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल है ऑल साइंटिस्ट वर्किंग इन अमेरिका आर टैलेंटेड। देखो अमेरिका में इसमें बोला है कि जितने भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो टैलेंटेड हैं, यानी कि ये ऑल मतलब ए वाली स्टेटमेंट है। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में हमने ये पढ़ा है। अगला है सम इंडियन साइंटिस्ट आर इन अमेरिका। सम, सम का मतलब क्या होता है? आई, सम इंडियन साइंटिस्ट आर वर्किंग इन अमेरिका, तो हमें इनका निष्कर्ष ढूंढना है। नन ऑफ दी, ये देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ये साइंटिस्ट है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, ऑल साइंटिस्ट वर्किंग इन अमेरिका आर टैलेंटेड, ठीक है। जितने भी साइंटिस्ट अमेरिका में काम कर रहे हैं वो सब क्या हैं? वो टैलेंटेड हैं। सम इंडियन साइंटिस्ट आर वर्किंग इन अमेरिका, सो ये इंडियन साइंटिस्ट है, जिसमें से सिर्फ इतने से साइंटिस्ट हैं जो कि अमेरिका में काम करते हैं, ठीक है। अब आपको वेन डायग्राम बनाना आ गया, अब इसके बेस पे हम आंसर ढूंढेंगे। सो देखिए नन ऑफ द इंडियन साइंटिस्ट इज टैलेंटेड, अब इसमें बोला था कि अमेरिकन साइंटिस्ट जो है वो टैलेंटेड भी होते हैं, अब कुछ तो यहाँ पर काम कर रहे हैं ना अमेरिका में, तो इसका मतलब है कि इसमें नन बोला है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इंडियन साइंटिस्ट भी टैलेंटेड होते हैं। सम टैलेंटेड इंडियन साइंटिस्ट ये टैलेंटेड वाले हैं। हैव माइग्रेटेड टू अमेरिका, बिल्कुल सही है, हमने अभी इसमें बनाया तो ये स्टेटमेंट सही होगी। ऑल टैलेंटेड साइंटिस्ट आर इंडियन, जितने भी टैलेंटेड साइंटिस्ट हैं वो सब इंडियन है। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको फिर देखते हैं। अगला है सम इंडियन साइंटिस्ट आर टैलेंटेड, सम इंडियन साइंटिस्ट आर टैलेंटेड, बिल्कुल सही। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सम इंडियन साइंटिस्ट आर टैलेंटेड, ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि ऑल इंडियन साइंटिस्ट आर टैलेंटेड, यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको डिक्लेयर किया है। सो करेक्ट आंसर है 2 एंड 3। सो ऐसे वेन डायग्राम को 2 4 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग उसके बाद इजीली आंसर्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है।
अगला सवाल है द टाइप ऑफ स्टडी विच इज लूजली स्ट्रक्चर्ड एंड डिजाइन टू एक्सपैंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक एंड प्रोवाइड इंसाइट इज। वो कौन सा ऐसी स्टडी है जिसके जो वेरिएबल्स हैं या नॉलेज है वो लूजली स्ट्रक्चर्ड है, एक दूसरे से बहुत डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी समझ को ये बढ़ावा देने में मदद करते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं एक्सप्लोरेटरी, यानी कि खोजपूर्ण रिसर्च ये होती है। अगला सवाल है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2c, इसको आप ऐसे लिख लीजिए a प्लस बी इक्वल्स टू 2c। अगला है c प्लस डी इक्वल्स टू 2a। तो हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 2c प्लस 2a, राइट। अब देखिए यहाँ पर सी भी है, ए भी है, यहाँ पर भी सी और ए है। जब हम इनको उस तरफ लेकर चले जाएंगे तो यहाँ पर बाकी रह जाएगा बी प्लस डी, 2c माइनस सी प्लस 2a माइनस ए। ओके, बेसिक मैथ्स है। सो बी प्लस डी इक्वल्स टू सी प्लस ए। तो आंसर क्या आ गया? बी प्लस डी इक्वल्स टू सी प्लस ए। तो ऑप्शन नंबर 1 है सही आंसर। ठीक है, समझ गए? इन सम लैंग्वेज, एग्जाम को हम ये बोलते हैं, सेम लैंग्वेज में रिजल्ट को क्या कोड दिया जाएगा। सो इसके लिए डायरेक्ट रूल बताती हूँ। देखो एग्जाम में ई में अगर 1 जोड़ेंगे तो एफ आ गया, एक्स में 1 जोड़ेंगे वाई आ गया, ए में 1 जोड़ेंगे बी आ गया, एम में 1 जोड़ेंगे एन आ गया। तो एग्जाम में एक एक नंबर जोड़कर एक एक अल्फाबेट आगे जा करके ये टर्म बनती है। तो सेम पैटर्न रिजल्ट में फॉलो होगा। आर में अगर 1 जोड़ेंगे तो एस आ जाएगा और यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, सो कुछ सेंटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, उनके आपको बताना है कि कहाँ पे वो हैं। एप्लीकेशन सेंटर स्पेस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। सो डायरेक्टली आंसर पर जाते हैं। इस चीज का देखिए, पेट्रोलियम वाला बहुत फेमस था कि ये देहरादून में है। यहाँ पर कुछ इंसिडेंट भी हुआ था जिसकी वजह से ये न्यूज में भी आया था। तो इसी से आप करेक्ट आंसर को थोड़ा सा आइडिया लगा सकते थे। ठीक है, एक्सेलेंस सिंस 1817 इज द मोटो ऑफ अ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए 1817 में ये बोला गया था कि भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें एक्सेलेंस को फॉलो किया जाएगा। ये कौन सी यूनिवर्सिटी ने कॉन्सेप्ट शुरू किया था, ये पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन एक ऐसे भी पूछा गया है कि एक्सीलेंस सिंस 1817 ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का एक उद्देश्य था। ठीक है, अब बताइए कि प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो ये मैंने आपको होमवर्क के लिए छोड़ दिया है। इसको चाहे गूगल पे सर्च कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। इससे क्या होगा, अब आप बोलोगे कि गूगल सर्च करके क्या फायदा। तो जब पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आएगा ना, फिर आपको याद आएगा कि गूगल सर्च किया था, कमेंट किया था, तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा, तो आपको और आसानी हो जाएगी एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगला सवाल है फॉरेनर्स इन चाइना विदाउट वैलिड वर्क परमिट विल बी डिपोर्टेड। चाइना में जो फॉरेनर्स हैं जो कि बिना अपने वर्क परमिट के काम कर रहे हैं उनको वापस भेज दिया जाता है। फ्यू इंडियंस एम्प्लॉयज इन बिल्डिंग इंडस्ट्री इन चाइना डू नॉट पोजेस वैलिड वर्क परमिट। तो उसमें बोला है कि इंडिया के भी कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो चाइना की किसी बिल्डिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिनके पास कोई वैलिड वर्क परमिट है ही नहीं। ठीक है, तो इससे सही स्टेटमेंट क्या ढूंढनी है, ऑल इंडियंस एंगेज्ड इन बिल्डिंग इंडस्ट्री इन चाइना विल बी डिपोर्टेड। इसमें बोला है कि बिल्डिंग इंडस्ट्री में चाइना में जितने भी इंडियन हैं उनको वापस भेज देंगे, ऐसा तो नहीं है। जिनके पास वैलिड आईडी प्रूफ होगा उनको क्यों वापस भेजेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगला है अ फ्यू इंडियंस इन बिल्डिंग इंडस्ट्री इन चाइना विल बी डिपोर्टेड। बिल्कुल सही, यही वाली स्टेटमेंट एज इट इज लिखी है। बल्क ऑफ द इंडियंस इन चाइना विल बी डिपोर्टेड, बहुत सारे वापस भेज दिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है सिर्फ 2-4 ही हो, बहुत सारे बल्क के तो यहाँ पर बात ही नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ही नहीं बताया कि कितने लोग काम करते हैं। अगला ऑप्शन है
इंडियन एम्प्लॉइज इन बिल्डिंग इंडस्ट्री विदाउट वर्क परमिट विल बी डिपोर्टेड फ्रॉम चाइना। ये देखिए, ये तीनों एज इट इज एक ही स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है इस सीरीज के 2022 के, उनको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो आप इस सेशन में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी